तो ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के गांव के लोगों ने इसे मारने के लिए इसे खौलते तेल में डाल दिया, इसके पूरे शरीर पे आग लगा दी और साथ ही से बुल से भी खिंचवाया, लेकिन ये बंदा मरने का नाम ही नहीं लेता। और इसकी वजह है कि एक निंजा है जिसने बेहिसाब लोगों को मारा है और ये बंदा खुद भी मरना चाहता था, पर लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बंदा जीना भी चाहता था, क्योंकि ये बंदा अभी तक अपनी वाइफ को भुला नहीं पाया है। और तभी एक दिन इसकी ये सजा रुकवा कर इसे एक प्रस्ताव दिया जाता है कि इसे एक आइलैंड पर जाना होगा जहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ है। अगर कोई भी इंसान उसे पी लेता है तो वो इमॉर्टल बन जाएगा, पर लेकिन इसी के साथ उस आइलैंड पे बहुत सारे बड़े बड़े क्रीचर है और मॉन्स्टर है, और साथ ही उस आइलैंड पे एक गॉड भी रहता है जो उस एलेक्सर की रक्षा करता है। तो क्या ये बंदा उस आइलैंड पर जाकर एलेक्सर को हासिल कर पाएगा? तो चलो देखते हैं। तो एनिमे की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गावीमारू, और उसे कुछ हाई रैंक ऑफिसरों ने पकड़कर मौत की सजा दी है, क्योंकि ये बंदा एक निंजा असैसियन है जिसने बहुत सारे लोगों को मारा है। और जैसे ये एग्जीक्यूटर इसकी गर्दन को काटने की कोशिश करता है तो उसकी तलवार टूट जाती है और गावीमारू को एक खरोच भी नहीं आती है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर गावीमारू अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ? मैंने अनगिनत लोगों को मारा है, मुझे तो अभी तक मर जाना चाहिए था, पर लेकिन ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तभी हमें पता चलता है कि गावीमारू का जन्म एक इवाकाकुरे नाम के गाँव में हुआ था, जहाँ पर उसने असैसिन की ट्रेनिंग ली थी। वैसे तो इस ट्रेनिंग के दौरान जो भी लोग इसे करने की कोशिश करते हैं वो मार जाते हैं, पर लेकिन जो भी इसे पूरा कर लेते हैं वो एक सुपर ह्यूमन बन जाते हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है। और जब ये बात सागरी नाम की एक ऑफिसर को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि इवाकाकुरे गांव के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इतने ज्यादा ताकतवर है कि एक तलवार को भी अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी ऑफिसर गावीमारू को आग में जलाकर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि जो गावीमारू होता है वो उस आग के बीच में से चल के आ रहा होता है और उसको कुछ भी नहीं हुआ होता है। और ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर ये कोई इंसान है या फिर कोई डीमन है। और तभी हमें पता चलता है कि जब गावीमारू का जन्म हुआ था तब गाँव के चीफ ने उसके पेरेंट्स को मार के उसे अडॉप्ट कर लिया था, और फिर उस चीफ ने गावीमारू को एक ऐसा निंजा बनाया जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। पर लेकिन एक दिन गावीमारू ने गांव को छोड़ने की कोशिश की, पर लेकिन मिशन के दौरान ही उसके साथियों ने उसको धोखा दे दिया, जिस वजह से वो पकड़ा गया। और यहाँ पर गावीमारू को ऐसा लग रहा था कि इन सब के पीछे उस चीफ का हाथ है, क्योंकि गांव में किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं है। और गावीमारू ने ऐसा ही किया था, मतलब कि वो गांव से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर अगले दिन गावीमारू को मारने की कोशिश करते हैं, उसके पैर में रस्सियां बांध देते हैं और बैलों से खिंचवाने की कोशिश करते हैं। अगर ये किसी नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर किया जाए तो वो बीच में से फट के मर जाएगा, पर लेकिन हम देखते हैं कि जो गावीमारू होता है वो उन रस्सियों को अपने पैर से खींचने की कोशिश करता है, और जो बैल होते हैं वो उसको नहीं खींच पाती है और ठक के गिर जाती है। और तभी सागेरी कहती है कि अगर तुम जीना नहीं चाहते हो तो तुम मर क्यों नहीं रहे हो, तुम अपने आप को मरने से क्यों रोक रहे हो, और तुमने अपने गाँव से भागने की कोशिश क्यों की थी? जिस पर गावीमारू कहता है कि मैं अपने गाँव में सबसे ज्यादा बेस्ट था और चीफ मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी, पर लेकिन मुझे उसकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मुझे एक माँ की तरह सबको सिखाया करती थी, जैसा कि एक बार दिन में प्रार्थना करो, खाने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो, और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसीलिए मैं गाँव के साथ उसे भी छोड़कर जाना चाहता था, पर लेकिन जाने से पहले चीफ ने मुझे बस एक आखिरी काम करने के लिए कहा था, पर लेकिन वो उसकी एक चाल थी। अगर मैं उस गाँव को छोड़कर भी आ जाता, पर लेकिन उस गाँव के लोग मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ते, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस चीफ से पंगा लिया, जिस वजह से मेरा ये हाल है। और तभी रात के समय घर जाते समय सागिरी को एक ऑफिसर कहता है कि आप उस बंदे से दूर रहिए, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या आप जानती है लोग उसे किस नाम से पहचानते हैं? गावीमारू द हॉलो, जिसके अंदर दया भावना फीलिंग्स कुछ भी नहीं है, वो एक शैतान है। और जब हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो पकड़े जाने से पहले उस बंदे ने बेयर हैंडली 20 लोगों को जान से मार दिया, और मैंने ये अफवाह भी सुनी है कि उसने अमर होने के लिए एक अमृत को भी पिया है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उससे दूर रहो। और यहाँ पर हम गावीमारू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि आखिर मैं मरना चाहता हूँ पर मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ, और वो डिसाइड करता है कि मैं कल मर के ही रहूंगा। और हम देखते हैं कि गावीमारू को गर्म तेल में उबाला जाता है और उसके चारों तरफ आग लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मर रहा होता है। और ये सब देखकर सागिरी डिसाइड करती है कि वो अपने हाथ से गावीमारू को मारेगी, क्योंकि ऑफिसर होने के साथ साथ वो यामादा क्लैन की एक एग्जीक्यूशनर है, और यामादा क्लैन के लोग दुनिया में सबसे खतरनाक तलवारबाज है जो किसी भी क्रिमिनल को अपने एक अटैक में मारने की ताकत रखते हैं। और यहाँ पर जब गावीमारू सागिरी के हाथ में तलवार देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी गर्दन पहले ही कट चुकी है, और उसे ऐसा लगता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और गावीमारू बहुत ज्यादा डर जाता है, जिस वजह से वो अपनी हाथों की हथकड़ियों को तोड़ देता है। पर लेकिन वो देखता है कि सागिरी उसके पीछे आ चुकी है और वो उसकी गर्दन को कट करने वाली है, पर लेकिन यहाँ पर गावीमारू उसके अटैक को डॉज कर लेता है, पर लेकिन वो देखता है कि उसकी हल्की सी गर्दन कट चुकी है। सागिरी तलवार चलाने में इतनी ज्यादा माहिर है, वो देखकर ही बता सकते हैं कि किसके अंदर जीने की इच्छा बची हुई है और किसके अंदर जीने की इच्छा नहीं है। और गावीमारू को देखकर उसे ऐसा लगता है कि अभी वो मरना नहीं चाहता है, वो और भी जीना चाहता है और अपनी पत्नी के पास वापस लौटना चाहता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अभी तक उसे भुला नहीं पाया है। पर लेकिन गावीमारू इन सब बातों को मानने से इनकार कर लेता है, क्योंकि उसके मुताबिक अभी भी वो गावीमारू द हॉलो है जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गावीमारू की
वाइफ उसे गले लगाते हुए कहती है कि गाय मारू, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और दिल के साफ हो। तुमने मुझ जैसी एक बदसूरत लड़की को अपनाया। मैं बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी, पर लेकिन मेरी इन सब बातों को सुनकर मेरे फादर ने मेरे चेहरे को एक गर्म रॉड से जला दिया, मेरे पूरे चेहरे को बर्बाद कर दिया। पर लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि मेरे साथ तुम हो गाय मारू। पर लेकिन यहाँ पर गावी मारू ये सब भूलना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश करे वो एक अच्छा इंसान कभी भी नहीं बन पाएगा। पर यहाँ पर गावी मारू अपनी जिंदगी को एकदम शांति से जीना चाहता था अपनी वाइफ के साथ। और जब ये बात उसने अपने बॉस को बताई कि अब वो उसके लिए कोई भी निंजा वाला काम नहीं करेगा और बस उसकी बेटी के साथ एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहता है, पर लेकिन ये बात बॉस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और उसने गावी मारू को धोखे से अपने जाल में फंसाकर ऑफिसरों के हवाले कर दिया और उसकी बीवी को भी उससे दूर कर दिया ताकि वो लोग ना मिल सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सागिरी होती है वो गावी मारू को एक ऑफर देती है और कहती है कि तुम्हें सरकार के लिए एक काम करना होगा। अगर तुम उस काम को पूरा करते हो तो तुम्हारे ऊपर लगे सभी चार्जेस को हटा दिया जाएगा और साथ ही तुम्हें शोगुन की प्रोटेक्शन मिलेगी जिससे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। और इसका मिशन है इसे एक आइलैंड से एलेक्सिस ऑफ लाइफ को वहाँ से लाना होगा। और कुछ लोग उसे हेवन भी कहते हैं क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऐसा नहीं है कि उस आइलैंड पे अभी तक किसी को भी ना भेजा गया हो। कुछ लोगों को एलेक्सर को लेने के लिए भेजा गया था पर लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। अगर उस आइलैंड से कुछ वापस आया है तो बस उन लोगों की लाश वापस आई है जिसके ऊपर बहुत सारे फूल्स उगे हुए होते हैं। और जब ये बात गवर्नमेंट ऑफिसरों को पता चलती है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि उस आइलैंड पर जरूर एलेक्सर ऑफ लाइफ है। और जब ये बात सरकार को पता चलती है तो उन लोगों ने एलेक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए कुछ क्रिमिनल्स के गुट को उस आइलैंड पे भेजने का डिसाइड किया और ये शर्त रखी कि जो भी एलेक्सर ऑफ लाइफ को वहाँ से लेकर आएगा उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। और हम यहाँ पर गाय मारू की वाइफ को देखते हैं जो इवाका कुरे गाँव में आज भी उसका इंतजार कर रही है। इतने साल बीतने के बाद भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है और अगर गाय मारू को अपनी वाइफ से मिलना है तो उसे इस मिशन को एक्सेप्ट करना ही होगा। पर लेकिन यहाँ पर जो मोटा सा ऑफिसर होता है वो बिल्कुल भी इस बात के लिए रेडी नहीं होता कि गाय मारू को माफ करके उसे छोड़ दिया जाए। वो उसे अभी भी मारना चाहता है और वो मोटा सभी लोगों को कहता है कि गाय मारू द हॉलो को यहीं पर मार दो। पर लेकिन सागिरी उसे बताना चाहती थी और हम यहाँ पर गाय मारू को देखते हैं जो अभी भी अपनी पत्नी से मिलना चाहता है और इसलिए गाय मारू इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। पर लेकिन ये लोग उसे घेर लेते हैं उसे मारने के लिए। पर तभी हम गावी मारू को देखते हैं जिसके अंदर से फायर निकल रही होती है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सागिरी भी उसको देख रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि गाय मारू ने सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मारा होता है, मतलब कि गाय मारू ने अकेले ही इन सभी लोगों को हरा दिया है, मतलब कि जान से नहीं मारा है। और तभी हमें सागिरी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम उसके फादर को देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्टोरी टेलर को स्टोरी सुनाते हुए एग्जीक्यूट करना होता है। और जब सागिरी के फादर उसकी गर्दन को कट कर देते हैं तब स्टोरी टेलर को भी पता नहीं चलता है कि उसकी गर्दन को काट दिया गया है। और ये सब कुछ सागिरी भी देख रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी अपने फादर की तरह एक स्किल स्वॉर्डमैन बनेगी। और कुछ सालों की मेहनत के बाद सागिरी एक एग्जीक्यूशनर बन जाती है और सागिरी को एक क्रिमिनल को मारने का हुक्म दिया जाता है। जब वो उसकी गर्दन को कट कर देती है तो गर्दन कट करने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और सागिरी देखती है कि जो उस क्रिमिनल की सोल है वो उसे पकड़ी हुई है और जिससे वो डर जाती है। पर लेकिन यहाँ पर ऑफिसरों को उसका काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। पर आइजन नाम का एक एग्जीक्यूटर उससे कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी के अंदर डर और संदेह दिखाई दे रहा है। अगर तुम इसी तरह क्रिमिनल्स की गर्दन को कट करती रहोगी तो उन्हें एक दर्दनाक मौत दोगी। और हर बार की तरह जब भी सागिरी किसी क्रिमिनल का गर्दन कट करती है उससे पहले वो घबरा जाती है और तभी आइजन उससे कहता है कि तुम एक बार अपनी कटाना के अंदर झांक कर देखो। और जब सागिरी अपनी कटाना में देखती है तो उन्हें उस क्रिमिनल्स के हेड दिखाई देते हैं जो उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं। और यहाँ पर सागिरी सोच रही होती है कि वो अपने डर को किस तरह काबू कर सकती है और क्या वो अपने फादर की तरह एक महान एग्जीक्यूशनर बन सकती है। और तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि विलेज का शोगन और बहुत सारे क्रिमिनल्स और साथ ही बहुत सारे एग्जीक्यूटर एक ही जगह पे होते हैं। और हम यहाँ पर सागिरी को देख सकते हैं जो पढ़ रही होती है एक किताब के अंदर कि किस क्रिमिनल ने क्या जुर्म किए हैं। और तभी शोगुन का एक सामुराई इन सभी से कहता है कि जो भी पैराडाइज जाके मतलब कि उस जगह पे जाकर एलेक्सर ऑफ लाइफ को यहाँ पर लेकर आएगा उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। और ये बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं बाहर निकल के और भी लोगों को मार सकता हूँ। और इस बंदे का नाम है माताकुरा जो बस औरतों और बच्चों को अपने मजे के लिए मारता है। और तभी यूजुरिया नाम की एक लड़की अपने चेहरे से उस कपड़े को हटाते हुए कहती है कि तुम गावी मारू द हॉलो हो ना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सारी अफवाहें सुनी है कि तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है, पर लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। और इन सब बातों को सुनकर सागिरी सोच में पड़ जाती है कि गावी मारू भी इन सभी क्रिमिनल्स जैसा है। और इस बात का पता लगाने के लिए जब वो अपनी तलवार में देखती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि गाय मारू इन सभी क्रिमिनल्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि गाय मारू उन सभी क्रिमिनल से भी कई ज्यादा खतरनाक है। और तभी शोगुन के सामुराई उन सभी लोगों को अपने मुंह से कपड़ा हटाने के लिए कहते हैं और वो सभी लोग अपने सामने क्लास को देखते हैं जिसके अंदर से फूल निकले हुए होते हैं। और वो सामुराई कहता है कि 50 लोगों के ग्रुप में से खाली बस यही एक लौता था जो जिंदा लौटकर उस
आइलैंड से आया है। पर लेकिन अगले दिन इस बंदे के शरीर से अलग अलग फूल निकलने लगे। हमें अंदाजा नहीं कि इसके साथ ये क्या हो रहा है, पर लेकिन इतना पक्का है कि उस आइलैंड के अंदर पक्का एलेक्सर ऑफ लाइफ है। पर लेकिन इस बंदे की ऐसी हालत को देख के बहुत सारे लोग जान से मना कर देते हैं। पर लेकिन तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हम लोग तुम्हें अपनी जान बख्शने का एक मौका दे रहे हैं, वरना तुम्हारे जैसे क्रिमिनल्स को तो कब का मार देना चाहिए था। और ये बात सुनकर तभी एक लड़का बोलता है कि तुम्हें खुद नहीं पता है कि उस आइलैंड पे एलेक्सर है या फिर नहीं। अगर वो हमें नहीं मिलता है तो क्या हमें खाली हाथ लौटने की इजाजत है? जिस पर वो बंदा बोलता है कि ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें हिस्सा लेना है तो लो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि मैं उस आइलैंड पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ, और फिर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी एक एग्जीक्यूशनर उसकी गर्दन को कट कर देता है और कहता है कि उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद सभी लोगों के पास अपना अपना एक एग्जीक्यूशनर होगा, और अगर वहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो एग्जीक्यूशनर उसकी गर्दन को तुरंत ही कट कर देगा, और बिना अपनी एग्जीक्यूशनर के कोई भी इस आइलैंड पे वापस नहीं आ सकता है। पर लेकिन जाने से पहले उस बोट में बहुत ज्यादा कम जगह है, इसलिए तुम्हें अपनी संख्या को कम करना होगा। लेकिन तभी एक पीलो वाल वाला क्रिमिनल एक बंदे का गला दबाते हुए मार देता है और उसे कहता है कि अच्छा तुम चाहते हो कि हम एक दूसरे को मार डालें। और फिर मौत का मंजर शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं, सर फोड़ रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखें नोच रहे होते हैं। मतलब कि बहुत ही खतरनाक सीन होता है। और तभी शोगुन कहता है कि मैं हमेशा से ऐसी एक फाइट को देखना चाहता था, क्योंकि अब ऐसा देखने को कहाँ ही मिलता है। और वो उससे पूछता है कि आखिर इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल कौन है? जिस पर वो समोरा कहता है कि जिसके भी नाम पर रेड शेयर लगाएगा ये वो सुपर ह्यूमन है। सबसे पहले है आधा चोबी, जो बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुटेरों का लीडर बन गया था। और दूसरे नंबर पे है तामिया, एक लेजेंडरी तलवारबाज जिसे ब्लेड ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। अगली है यूजुरिहा, एक ऐसी निंजा जिसने किले के बहुत सारे सैनिकों को अकेले ही ठिकाने लगा दिया था। और इसके बाद है रोकुरुता, ना ही इस पहलवान को कोई तलवार मार सकती है ना ही कोई भाला। और सबसे लास्ट में है गावीमारू द हॉलो, जो इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। पर लेकिन हम देखते हैं कि जो गावीमारू होता है वो अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला होता है। और तभी हम सागिरी को देखते हैं, जिसके पास आइजन आके कहता है कि पैराडाइज आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मेरी बात मानो और घर लौट जाओ। तुम एग्जीक्यूशनर बनने के लायक नहीं हो। आखिर एक औरत को तलवार उठाने की क्या जरूरत है? तुम्हें घर संभालना चाहिए, ना कि युद्ध करना चाहिए। और एक बार हमें दोबारा से सागिरी की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपराधियों के गले काटना, उन लाशों से दवा बनाना या फिर प्रैक्टिस करना, यामादा क्लैन में जो भी जन्म लेता है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, उनका सामना मरी हुई लाशों से होता ही है। और इतना ही नहीं, पड़ोसी के बच्चे भी सागिरी के ऊपर पत्थर फेंका करते थे और उसे खूनी असाइमोन की बेटी कहा करते थे। पर इतना सब होने के बाद भी सागिरी अपने फादर को एडमायर करती थी और उनके जैसा ही बनना चाहती थी। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कुछ अपराधी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर लेकिन सागिरी को गुस्सा आता है और वो उन सभी की गर्दन को एक ही बार में कट कर देती है। और यहाँ पर हम गावीमारू को देखते हैं, जो उस शोगुन से कह रहा होता है कि खून खराबा के अलावा क्या और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे फालतू का खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर समोरा कहता है कि क्या तुम्हें शोगुन से बात करने की तमीज नहीं है? और वो कहता है कि जो भी गावीमारू द हॉलो को मार देगा उसे पैराडाइज आइलैंड पर जाने का मौका मिलेगा। और ये सब बातों को सुनने के बाद एक बंदा पत्थर उठा लेता है और गावीमारू से कहता है कि अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो चुपचाप मेरे हाथों से मर जाओ। और वो उसके ऊपर पत्थर फेंक देता है, पर लेकिन गावीमारू उससे बच जाता है और कहता है कि मुझे फालतू का खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर लेकिन अगर मुझे खुद को बचाने के लिए तुम्हें जान से मारना पड़े तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। और गावीमारू उस बंदे को अपने हाथ से ही चीर के रख देता है, मतलब कि बेयर हैंडली। और इतना ही नहीं, वो एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। और ये सब देख के समोरा है, साथ ही हमारे क्लैन के लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि कोई इंसान इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है कि उसे किसी को भी मारने से कोई भी फर्क ना पड़ रहा हो। हम गावीमारू को देखते हैं, जिसके चारों तरफ खून खून लगा हुआ होता है और सब लोग देख के उसे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। और सागिरी गावीमारू के मारने के तरीके को देख के समझ जाती है कि उसे लोगों को मारने की ताकत नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को मारने के बाद जो उसे गिल्ट महसूस होता है उसे सहने की हिम्मत चाहिए। और फिर इस खूनी खेल के बाद सिर्फ 10 लोग ही बचे होते हैं। गावीमारू ने सभी लोगों को अकेले ही मार दिया होता है और सिर्फ 10 ही लोग जिंदा बचे होते हैं, जो यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूशनर के साथ उस आइलैंड पे जाने वाले हैं। और इन सभी लोगों के नाम होते हैं आजा चोबी, तामिया, नोरुगाई और उरोपू और गावीमारू, आकागेनु, यूजुरिहा, माकीमा और रोकुरा। और फिर ये सभी लोग उस आइलैंड पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो, नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट कर सकते हो। मैं तुमको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।